वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आज रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन की क्लास में समिता प्रेजेंटेशन देंगी अपना। समिता, आप रेडी हो? यस मैम। ओके बेटा, आप स्टार्ट कर सकते हो। मैम स्क्रीन विजिबल है? एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड में आपको। हाँ दिख रही है समिता। दिख रही है। ओके समिता, आप स्टार्ट करो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। आज हम लोग रिसर्च मेथड इन एजुकेशन पेपर में सैम्पलिंग एरर्स एंड वेज टू रिड्यूस देम, ये मेरा टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सैम्पलिंग एरर्स एंड वेज टू रिड्यूस देम। सैम्पलिंग जो वर्ड है, इसको हिंदी में प्रतिदर्श, न्यादर्श, प्रतिचयन आदि शब्दों से जाना जाता है। और एरर्स यानी कि त्रुटि। तो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसके लिए जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि हमसे रह जाती है या हो जाती है, जिसके कारण जो एरर्स हैं उनसे उनके कारण जो हमारा रिजल्ट होता है और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं। आज उन्हीं एरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं और इन एरर्स को कम करने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि सैम्पलिंग यानी प्रतिदर्शन होता क्या है। सैम्पलिंग एरर्स इन सिंपल वर्ड इज एन एरर which occurs when the sample selected does not contain the true characteristics, qualities or figures of the whole population. सैम्पलिंग एरर्स जो होती हैं वो अगर उन्हें साधारण शब्दों में समझा जाए तो ये ऐसी त्रुटियां होती हैं जो हम जब अपनी पॉपुलेशन से सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो उस दौरान ये त्रुटियां हमसे हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पॉपुलेशन में से जिस पॉपुलेशन पे हमें रिसर्च करना है उसमें से जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हम कभी कभी ऐसा सैंपल ले लेते हैं जो जो ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उसमें जो विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं नहीं होती हैं जो हमारी होल पॉपुलेशन में होती है। यानी कि जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, जिस कारण से जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं उनमें एरर आ जाती है और इसी को हम सैम्पलिंग एरर के नाम से जानते हैं। इसी के बारे में कर्लिंगर ने सैम्पलिंग को, प्रतिदर्शन को परिभाषित करते हुए अपनी एक परिभाषा दी है। किसी जीव संख्या या समष्टि से उस जीव संख्या या समष्टि के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी संख्या का चयन प्रतिदर्शन कहलाता है। इसमें जो जीव संख्या वर्ड है इसे पॉपुलेशन कहेंगे। इसका अर्थ है, इस परिभाषा को अगर हम अपने सरल शब्दों में समझेंगे तो इसका अर्थ है कि जब हम किसी पॉपुलेशन में से एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं अपने सैंपल के रूप में, और इसी विधि को सैम्पलिंग कहते हैं। यानी कि पूरी होल पॉपुलेशन पर, चूंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो जब अपनी पॉपुलेशन चूंकि बहुत बड़ी होती है तो उस पे जब भी हमें कोई रिसर्च कंडक्ट करनी होती है तो पूरी होल पॉपुलेशन पर एक एक व्यक्ति का सैंपल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसलिए हम ये सैम्पलिंग जो मेथड है इसको अप्लाई करते हैं ताकि हमारे समय और हमारे एनर्जी की बचत हो सके। इस डेफिनेशन को समझने के लिए ये एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पर शो हो रहा है। इस इमेज में ये दिखाया गया है कि हाउ टू गेट अ सैंपल, कि हम पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मानिए जो ब्लू पार्ट दिख रहा है आपको, ये हमारी ये पूरा सर्कल लगभग ये हमारा पॉपुलेशन है, यानी कि हमारी वो जीव संख्या या जनसंख्या जिस पर हम रिसर्च को कंडक्ट करना चाहते हैं। और जो इसमें रेड पार्ट दिखाया जा रहा है ये इस पूरे सर्कल का यानी पूरी पॉपुलेशन का एक हिस्सा है जिसे हमने एज अ सैंपल अपने डाटा कलेक्शन के लिए इसको सेलेक्ट किया है।
चूंकि सैम्पलिंग हम लोगों ने समझ ली है कि सैम्पलिंग होती क्या है, पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को एज अ सैंपल कलेक्ट करने की जो विधि होती है, इसी को सैम्पलिंग कहते हैं। अब सैम्पलिंग की बात हो गई है तो एरर्स की भी बात होना जरूरी है। तो एरर्स जो होती हैं इन सैम्पलिंग थ्योरी, टोटल एरर कैन बी डिफाइंड as the variation between the mean value of population parameter and the observed mean value obtained in the research। इसका मतलब ये है कि सैम्पलिंग थ्योरी में टोटल एरर को डिफाइन किया जा सकता है जब हमारी जो पॉपुलेशन की जो मीन होता है, जो मीन वैल्यू होती है, जो माध्य वैल्यू आती है, वो जो है वो हमारे ऑब्जर्व्ड मीन वैल्यू, जो हमने मीन वैल्यू अपनी रिसर्च के उपरांत उसको गेन किया है, यानी जो गेन किया है या जो हमने माध्य निकाला है अपनी पूरी एनालिसिस के बाद, वो उन दोनों में इक्वालिटी नहीं होती है, वो दोनों एक दूसरे से वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये जो वेरिएशन होता है यही हमारी सैम्पलिंग में कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है, जिसकी वजह से दोनों के जो माध्य होते हैं, माध्य वैल्यू में जो डिफरेंस हमें दिखाई देता है, वो हमारी इसी सैम्पलिंग एरर के ही कारण होता है। प्रतिदर्श का चयन करते समय निम्न दो प्रकार की त्रुटियां संभव हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि एरर जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड है। पहला है सैम्पलिंग एरर, जिसे प्रतिचयन त्रुटि कहते हैं, और दूसरा है नॉन सैम्पलिंग एरर, जिसे कि गैर प्रतिचयन त्रुटि कहते हैं। अब हमारा पहला जो इसमें पार्ट है ये है प्रतिचयन त्रुटि, यानी कि सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर जो होती हैं ये हम सैंपल लेते समय ही हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, उनमें ये सैम्पलिंग एरर्स इसके अंतर्गत आती हैं। जब हम पॉपुलेशन से सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं उसी समय जो हमसे त्रुटियां हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए कि जो हमने सैंपल लिया है वो हमारी होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो ये हमारी सैम्पलिंग एरर होगी, क्योंकि हमसे सैंपल ही हमने गलत ले लिया है। जैसे मानिए हमें किसी गांव में या किसी गरीब बस्ती में, किसी कच्ची बस्ती में जाके गरीब लोगों के बारे में, उनके वो कैसे जीवन यापन करते हैं इसके बारे में अध्ययन करना है, तो हम क्या करें कि जाके उस गांव में जाएं और उस गांव के सरपंच या मुखिया से अपना जो है उनके बारे में पता कर लें कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें जो हमारा अध्ययन है वो तो गरीबों या गरीब लोगों से रिलेटेड है, लेकिन हम उनके पास ना जाके उस गांव के ही सबसे अमीर आदमी जो कि मुखिया है उसके पास जाके हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमने अपने डाटा कलेक्शन के लिए जिसके पास हम गए हैं वो सैंपल ही हमारा गलत है, तो वो हमें एग्जैक्ट वो सिचुएशंस नहीं बता पाएगा या वो कंडीशंस नहीं बता पाएगा जिनमें गांव के अन्य लोग जिस तरह से अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये मिस्टेक हो सकती है। या एक दूसरा कारण इसका ये भी हो सकता है कि मानिए कि जो हमने सैंपल लिया है वो ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो हमारी पॉपुलेशन को प्रदर्शित ही नहीं कर रहा है। यानी कि जैसे हम लोग जानते हैं कि इस यूनिवर्स पे, हम लोग जिस यूनिवर्स पे रहते हैं उसमें तरह तरह की मतलब क्वालिटीज के लोग रहते हैं। जैसे कुछ लोग मोटे हैं, पतले और लंबे, कुछ छोटे नाटे कद के, कुछ फेयर स्किन के होते हैं, कुछ डार्क स्किन के लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी यूनिवर्स पे तरह तरह के लोगों की क्वालिटीज पाई जाती हैं। तो इसमें होना चाहिए कि जब हम अपना रिसर्च कर रहे हो और हमने जब सैंपल लिया है, तो ये नहीं कि हमने अपने मन से सैंपल ले लिया, हमें चाहिए कि मतलब जो हमारी यूनिवर्स पे ये जो तरह तरह की क्वालिटीज, वेरियस क्वालिटीज के लोग हैं, उन सब में से हमें थोड़े थोड़े लोगों का सैंपल लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए सैम्पलिंग एरर्स, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर्स हैं, यानी कि जो सैम्पलिंग एरर सैंपल लेते समय जो हमसे गलतियां हो जाती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहला है पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर, सेकंड है सिलेक्शन एरर, थर्ड है सैंपल फ्रेम एरर्स, फोर्थ है सैम्पलिंग एरर। तो
तो इसमें फर्स्ट है पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर, इसमें हम ये ही नहीं पहचान पाते हैं कि हमें जो हमारा रिसर्च करना है उसके लिए हम पूरी पॉपुलेशन हम क्या लें या किस पॉपुलेशन में जाके रिसर्च करें। तो इसमें जो एरर्स होती हैं वो इसी दौरान जो है हम समझ नहीं पाते हैं कि हम किस पॉपुलेशन में से जाके सैंपल कलेक्ट करें। तो वो जो एरर्स होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। सेकंड है सिलेक्शन एरर। जैसा कि हमने अभी बताया है कि पॉपुलेशन तो अगर हमने डिसाइड कर ली, मानिए हमें इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मानिए हमें किसी डायबिटिक पर्सन्स पे कोई रिसर्च करनी है और हम जाते हैं और वहाँ किसी हॉस्पिटल में या कई हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन तो हमें पता है कि हमें डायबिटिक लोगों पर, जिन्हें डायबिटीज की बीमारी है, उन पर जाके हमें अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है। लेकिन हम जाएं और किसी हॉस्पिटल में गए और मतलब सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, हम डायबिटिक पेशेंट की जगह कुछ हमने डायबिटिक पेशेंट ले लिए और कुछ कैंसर से पीड़ित जो रोगी थे उनके बारे में हम जाके अगर वहाँ डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स कि हमारा सिलेक्शन ऑफ सैंपल है वही हम गलत ले रहे हैं। तो ये जो इस टाइप्स की जो हम मिस्टेक्स कर देते हैं ये हमारी सिलेक्शन एरर्स में आती हैं। उसके बाद थर्ड है सैंपल फ्रेम एरर्स। इसमें क्या होता है कि जो हम सैंपल ले रहे हैं अगर वो रिप्रेजेंटेटिव है हमारी होल पॉपुलेशन की, लेकिन हम सैंपल को फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हमें ये तो मानिए हमारी पॉपुलेशन 1 लाख लोगों पर हम कोई रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उनमें से सिर्फ 500 लोगों को ही लेके अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं, उन्हीं से डाटा लेते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं उनके डाटा का, और जो रिजल्ट आता है तो ये जो है इस तरह से ये कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन का साइज तो हमारा ज्यादा है, यानी 1 लाख लोगों पे अगर हम छोटा सा साइज लेते हैं सैंपल का, तो इसलिए जो सैंपल फ्रेमिंग होती है वो भी सही होनी चाहिए। अब ये भी नहीं कि हाँ 1 लाख की पॉपुलेशन है, हम 80,000 का सैंपल ले लेते हैं, 80,000 लोगों के पास जाएं और डाटा कलेक्ट करें, तो इसमें भी दिक्कत आती है क्योंकि ये सैंपल का साइज बहुत बड़ा है। तो इसलिए हमें जो सैंपल फ्रेमिंग हमारी होती है वो हमें अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अनुसार ही हमें अपने सैंपल को फ्रेम करना चाहिए। द फोर्थ वन इज सैम्पलिंग एरर्स, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं कि सैम्पलिंग लेते समय गलतियां हो जाएं, जैसे सैंपल ही हम गलत सिलेक्ट करते हैं तो वो सारी जो चीज एरर्स होती हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी एरर्स हैं वो सैम्पलिंग एरर्स में आती हैं। अब देखिए सैम्पलिंग एरर्स के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, यानी जो त्रुटियां हो रही हैं सैम्पलिंग लेते समय उनके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं या कैसे जो है वो उत्पन्न हो जाती है। जैसे प्रतिचयन त्रुटियां निम्न कारणों की वजह से मुख्य रूप से उत्पन्न होती हैं। इसमें नंबर 1 है प्रतिदर्श विधि का गलत चयन, यानी जो सैम्पलिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं वही गलत है। जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सैम्पलिंग मेथड्स जो हैं प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी होती हैं, और इनमें भी कई इसके सब टाइप्स होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जहाँ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लगानी है वहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के थ्रू अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो इससे भी जो क्या होता है कि जो मीन वैल्यू हम लास्ट में एनालाइज करके निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसमें गलत कुछ ना कुछ गलती निकलेगी, और हमारा जो मीन वैल्यू है वो जो पॉपुलेशन की मीन वैल्यू होनी चाहिए उसके बराबर नहीं आएगी। इसलिए हमें सबसे पहले जो सैम्पलिंग मेथड है उसका चयन सही तरीके से करना चाहिए। सेकंड है प्रतिदर्श एकत्रित होने की समस्याओं की वजह से एक प्रतिदर्श इकाई को दूसरे प्रतिदर्श इकाई के साथ प्रतिस्थापित करने से। अब इसमें क्या होता है कि जब हम सैम्पलिंग लेने जाते हैं यानी सैंपल कलेक्ट करने जाते हैं तो हमें कई तरह की समस्याओं को फेस करना पड़ता है। जैसा कि अभी मैंने अब आपको एक प्रीवियस एग्जांपल दिया था कि जैसे गांव किसी कच्ची मलिन बस्ती में हमें जाना है और वहाँ के गरीब लोगों के बारे में अध्ययन करना है, तो हमने क्या किया कि हम मलिन बस्ती में जाएं, वहाँ समस्याएं कई तरह की होंगी, मतलब वहाँ उन समस्याओं से बचने के लिए हमने क्या किया, हम सिर्फ गांव के मुखिया के घर चले गए और वहाँ पे हमने उन्हीं से मतलब उनके बारे में गरीब जो और अन्य लोग हैं गांव के उनसे बस्ती के अन्य लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली। तो इस तरह हमने क्या किया कि अपनी जो सैम्पलिंग
में जो समस्याएं आ रही थी सैंपलिंग लेने में, तो हमें इस तरह हुआ कि मतलब घर घर घूमना नहीं पड़ा, हर मलिन बस्ती के घरों में जाना नहीं पड़ा, इसलिए हमने सिर्फ एक घर में गए और वहां पे हमने जाके जो डाटा का कलेक्शन था वहां से कर लिया। तो इस तरह जो है ये भी एक सोर्स है, ये भी एक माध्यम है जिसके द्वारा सैंपलिंग एरर जो है वो उत्पन्न होती है। तीसरा है प्रतिदर्श इकाइयों का गलत सीमांकन करने से। जैसा कि अभी मैंने आपको सैंपल फ्रेम एरर में बताया है कि इसमें जो सैंपलिंग यूनिट्स होती हैं उनका हम लोग गलत सीमांकन करते हैं, जिसमें मैंने आपको सैंपल साइज के बारे में बताया था कि इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही हमें सैंपल का साइज भी रखना चाहिए। जैसी हमारी पॉपुलेशन की साइज है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने सैंपल का साइज रखना चाहिए, ताकि जो त्रुटियां हैं वो ना हो। फोर्थ है समग्र के विभिन्न लक्षणों में परिवर्तनशीलता में भिन्नता। अब कई बार होता है कि जैसे पॉपुलेशन में से जब हम कोई सैंपल लेते हैं, मानिए आज हम गए सर्वे करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, उनके जो मतलब लक्षणों में परिवर्तनशीलता आती रहती है। मतलब कई बार जो है इंसान अपने जो उसके मनोभाव होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कई बार मानिए उसका मन हुआ तो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी, और कई बार नहीं मन हुआ तो उसने ऐसे ही ऊपरी तौर पे हमें इंफॉर्मेशन दे दी। तो इस तरह जो सैंपल्स होते हैं उनके जो लक्षणों में परिवर्तनशीलता आती रहती है, उनके बिहेवियर में जो परिवर्तनशीलता आती रहती है, उसके कारण से भी सैंपलिंग एरर जो है वो उत्पन्न हो जाती है। अब चूंकि सैंपलिंग एरर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी डेफिनेशन देख चुके हैं, उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, किन किन माध्यमों से सैंपलिंग एरर उत्पन्न होती है, उनके प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सैंपलिंग एरर को कम किया जाए। अगर आपने समझा होगा पहले, तो आप इसका फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि सैंपलिंग आकार को बढ़ाएं, प्रतिदर्श आकार को बढ़ाएं। जैसा कि सैंपल फ्रेम एरर में हमने आपको बताया था कि सैंपल का साइज जो है वो हमारे पॉपुलेशन के साइज के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। इसमें यही कर सकते हैं, अगर हम अपने सैंपलिंग जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है उसका साइज हम अपने पॉपुलेशन के साइज के अकॉर्डिंग रखेंगे तो जो त्रुटियां हैं वो कम होने की संभावना है। सेकंड है जनसंख्या को समूहों में विभाजित करें। अब पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करें, यानी कि जब हम सैंपल ले रहे हैं तो उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लें। जैसे मानिए हम किसी कहीं पर जाते हैं, किसी प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं और वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पे हमें अध्ययन करना है। तो इसके लिए हमें ये नहीं कि सिर्फ हम उस विद्यालय में गए, प्राथमिक विद्यालय में, और प्रधानाचार्य के ऑफिस में बैठ गए और उनसे हमने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया कि मतलब टीचर यहाँ किस तरह से पढ़ाते हैं, कितने शिक्षक हैं, कितने बच्चे इनरोल हुए हैं। ये मतलब एक से बंद कमरे में बैठ के हमने सारा डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी पॉपुलेशन है, यानी जो पॉपुलेशन, अब इसमें क्या हुई कि प्राथमिक विद्यालय जो है वो हमारी पॉपुलेशन हुई। मानिए अगर एक कानपुर नगर के प्राथमिक विद्यालयों की बात की जाए तो कानपुर नगर के जो प्राथमिक विद्यालय हैं ये हमारी पॉपुलेशन हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर लेंगे। मानिए कि हम शहरी क्षेत्रों में हमने एक ग्रुप बना लिया, वो सिर्फ शहरी जो क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर हम उनका एक और ग्रुप बना लेंगे, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें, मतलब उनमें कैसे प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य चल रहा है, उनका अलग अलग ग्रुप बना लेंगे। इस तरह से हम अपनी जो पूरी होल, किसी भी रिसर्च की जो होल पॉपुलेशन होती है उसमें छोटे छोटे अपने सैंपल के लिए हम अपने जो भी सैंपल कलेक्ट करेंगे उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इससे जो जो भी हमारा डाटा कलेक्शन होगा और लास्ट में जो भी हमारी मीन वैल्यू होगी वो लगभग सेम ही आएगी हमारी पॉपुलेशन की जो मीन वैल्यू होगी उससे। फिर अपनी जनसंख्या को जाने। सबसे पहले हमें अपनी पॉपुलेशन के ही बारे में पता होना चाहिए कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं, जो हमने रिसर्च के लिए अपना अध्ययन का टॉपिक बनाया है और जहां हम सैंपल कलेक्ट करने गए हैं, क्या वो पॉपुलेशन हमारे जो रिसर्च के लिए ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हैं उससे रिलेट कर रही है कि नहीं।
जैसे कि अभी मैंने आपको एक पहले एग्जांपल दिया था कि मानिए कि हमें डायबिटिक लोगों पे अपनी एक्सपेरिमेंट करनी है और हम जाके कैंसर पेशेंट्स के भी बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह क्या होगा कि हम अपनी पॉपुलेशन को ही नहीं जान पा रहे हैं कि हमें जो अपना सैंपल कलेक्ट करना है वो कहाँ से करना है, उसका क्षेत्र क्या है। और इस तरह हम अपने टाइम और अपनी एनर्जी का भी मतलब लॉस करते हैं, वो भी हमारी वेस्ट होती है। और जब हम लास्ट में पूरा सब मीन वैल्यू मतलब डाटा कलेक्शन के बाद उसे एनालाइज करते हैं और उसके बाद जब रिजल्ट निकालते हैं तो वहां पे भी एरर आती है। तो इससे मतलब लास्ट में एरर से इतनी मेहनत हमारी बेकार जाती है। उससे अच्छा है कि हमें पहले ही अपनी पॉपुलेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हम पहले से ही ध्यान में रखेंगे तो हमारी जो सैम्पलिंग में एरर्स आती हैं ये बहुत हद तक कम हो जाएंगी। आप पढ़ते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स। नॉन सैम्पलिंग एरर्स इज एन अम्ब्रेला टर्म विच comprises of all errors। नॉन सैम्पलिंग जो है एरर्स, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी इसके अंदर ही लगभग सारी जो मिस्टेक्स हम कर सकते हैं। किसी भी रिसर्च को करते समय जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो लगभग सैम्पलिंग, देखिए ये जो सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग को पहले हम थोड़ा सा डिफाइन यहाँ पे कर दें कि जो सैम्पलिंग एरर्स होती हैं उनका मतलब सिर्फ रिसर्चर से मतलब होता है, यानी वो सिर्फ सैंपल से रिलेटेड होती हैं। सैंपल मानिए हमने अच्छा ले लिया, हमारी पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद की जो प्रोसेस हम करते हैं और तब जो गलतियां हमसे हो जाती हैं, वो सारी जो गलतियां होती हैं, सारी त्रुटियां जो हैं वो गैर प्रतिचयन त्रुटियों यानी नॉन सैम्पलिंग एरर्स के अंतर्गत आती हैं। यानी अब जब हम इसके आगे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारी सैंपल हमने जो लिया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, हमारी सैंपल बहुत अच्छा है। और सैंपल के बाद कलेक्शन के बाद यानी सैंपल चूज करने के बाद जो मिस्टेक्स होती हैं वो सारी मिस्टेक, इसे हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन रिलेटेड होती हैं, ये ज्यादातर मानवकृत होती हैं और इसमें जो गलतियां होती हैं वो ज्यादातर मानवीय गलतियां होती हैं। जैसे कि सबसे पहला नॉन सैम्पलिंग एरर है, हमारा सैंपल अब अच्छा सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया है अपने रिसर्च से रिगार्डिंग ही और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले लिया है, इसके बाद कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं वो नॉन सैम्पलिंग एरर में हैं। जैसे सबसे पहले है माप आधारित त्रुटि, सेकंड है गैर प्रतिक्रिया आधारित त्रुटि, इसे नॉन रिस्पॉन्स एरर कहते हैं। फिर है आंकड़ों को दर्ज करने में त्रुटि, डाटा रिकॉर्डिंग एरर, फिर जांचकर्ता के पक्षपातपूर्ण रवैये पर आधारित त्रुटि यानी सिलेक्शन बायस। सबसे पहला है मेजरमेंट एरर। मानिए हमने सैंपल तो कलेक्ट कर लिया, हमने डाटा भी ले लिया, मानिए हमें किस वेट पर किसी के मतलब कई लोगों के वेट पर यानी कि भार पर हमें कोई अध्ययन करना है, तो इसमें माप आधारित त्रुटि वो होगी जैसे मानिए हमने मेजर किया एक व्यक्ति का, तो हम दो चार व्यक्तियों का हमने जो है सैंपल जो लिया तो वो किलोग्राम में लिख लिया, कुछ का हमने ग्राम्स में लिख लिया, कुछ का हमने पाउंड्स में लिख लिया। तो इस तरह ये जो मेजरमेंट की जो गलतियां होती हैं ये जब हम लास्ट में अपनी एनालिसिस करेंगे और जब हम मीन वैल्यू निकालने लगेंगे तो वहां पर ये मिस्टेक्स जो हैं वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इसलिए जो माप आधारित त्रुटि आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि इसमें यूनिट्स जिस भी हम मेजरमेंट करते हुए जो भी हम माप लेते हैं वो हमारी जो यूनिट होती है जो जिस इकाई में लेते हैं उसी इकाई में हमें सभी सैंपल्स की जो वो डाटा कलेक्शन है वो करना चाहिए। फिर है सेकंड है गैर प्रतिक्रिया आधारित त्रुटि यानी नॉन रिस्पॉन्स एरर। अब इसमें क्या होता है कि मानिए हमने कोई अध्ययन करने के लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए हमने कोई क्वेश्चनायर बनाया और हमने उसे लोगों में या अपने सैंपल तक प्रोवाइड करा दिया, लेकिन गैर प्रतिक्रिया आधारित त्रुटि इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग तो मानिए इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्होंने अच्छे से हमारे क्वेश्चनायर को पढ़ के अपनी समझ से, जैसे उसमें ऑप्शन होता है कि एग्री डिसएग्री या सॉलिड एग्री करके, तो इस तरह से उन लोगों ने अपने जो टिक करके हमारे क्वेश्चनायर को भेजा है। लेकिन इसी में कुछ ऐसे भी सैंपल होंगे जो नॉन रिस्पॉन्स दिखाएंगे यानी उन्हें इंटरेस्ट नहीं होगा, वो ऐसे ही
जल्दी में, या तो कहिए कि अगर 100 क्वेश्चंस का हमने कोई क्वेश्चनर बनाया है तो उन्होंने जल्दी में कहिए सिर्फ 75 ही क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं, मतलब ध्यान से पढ़ा ही नहीं उसे और बेमन से बस आंसर दे दिए। तो ये सारी जो त्रुटियां होती हैं ये गैर प्रतिक्रिया आधारित त्रुटि के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस तरह जब हमारे पास जब डाटा कलेक्ट होके आएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि कुछ ने में तो 100 क्वेश्चंस को मतलब उन्होंने हमें डाटा प्रोवाइड कराया है, लेकिन कुछ मानिए 100 लोगों में हम कर रहे हैं और 100 क्वेश्चंस हैं जिनमें से 25 लोगों ने दो दो क्वेश्चन को स्किप कर दिया। तो इस तरह क्या होगा, 75 लोगों का जो हमारे पास डाटा आया है वो तो सही आएगा, लेकिन जो 25 लोग हैं उन लोगों का जो डाटा है वो गलत हमारे पास आएगा। उन्होंने दो दो क्वेश्चन को स्किप कर दिया, उसका आंसर ही नहीं दिया है। तो इस तरह जब हम एनालाइज करेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये सब जो है ये नॉन रिस्पॉन्स एरर्स में आएगा। फिर है आंकड़ों को दर्ज करने में त्रुटि। अब चूंकि हम जब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी हम एडिटिंग करते हैं, उसे कहीं ना कहीं मतलब अपने कंप्यूटर पे फीड करते हैं या मतलब अपनी किसी हार्ड डिस्क में या मतलब कहीं भी किसी कॉपी पर या रजिस्टर पे जहां भी हमें नोट डाउन करना होता है, हम उन डाटास को जो है वो जब एडिट करते हैं तो उसमें जब गलतियां हो जाती हैं। मानिए हमें 500 लोगों पर हमने कोई रिसर्च की है, 500 क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, और हम जब एडिटिंग कर रहे हैं उसको जब ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें जब मिस्टेक्स हो जाती हैं तो भी जब हम लास्ट में मीन वैल्यू निकालेंगे तो वो रिजल्ट को प्रभावित करती है। फिर है लास्ट है जांचकर्ता के पक्षपातपूर्ण रवैये पर आधारित त्रुटि। अब कई बार ऐसा होता है कि जब डाटा कलेक्ट करके जब हमारे जो एनालाइजर होता है या जो रिसर्चर होता है जब उसके पास आता है तो उसकी जो सेल्फ बायस होती है वो भी यहाँ पर कई बार क्रिएट हो जाती है। कई बार वो अपनी रिसर्च को अच्छा दिखाने के लिए वो, जैसे मानिए अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मानिए 25 क्वेश्चन, वो कुछ क्वेश्चन जो हैं जब नॉन रिस्पॉन्स हमारा सैंपल दिखाता है तो कुछ क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। तो वो क्या करेगा, इसमें वो जांचकर्ता क्या करेगा कि उन जो दो दो क्वेश्चन 25 क्वेश्चनर्स में जो दो दो क्वेश्चन स्किप हुए थे उसमें वो अपना मनचाहा आंसर दे देगा, जिससे कि जो एरर आ रही है वो कम आए, या फिर जो उसका रिसर्च है जो उसने अपने रिसर्च के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसको वो अच्छे से प्राप्त कर सके। इसलिए वो किसी न किसी सेल्फ बायसनेस में पढ़ के मतलब इस तरह की जो व्यवहार करता है वो इसके अंतर्गत आती हैं। सोर्सेज ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर। अब नॉन सैम्पलिंग एरर के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि किन किन कारणों से होती है। इसी को थोड़ा सा जो मैंने डिस्क्राइब किया है उसी को इस इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश की है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स जो हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल मिस्टेक्स होती हैं, वो जैसे कि डेफिनेशन या स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या होता है, कई बार हम अपनी रिसर्च को सही डिफाइन ही नहीं करते हैं, यानी हमें क्या करना है, किन वेरिएबल्स को लेके हमें किन वेरिएबल्स का डाटा कलेक्ट करना है। कई बार हम जब अपनी रिसर्च को, अपने अध्ययन को सही से डिफाइन ही नहीं करेंगे तो मतलब फिर हमारे सारा जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो भी गलत ही करेंगे। तो इसलिए जो सबसे पहली चीज है वो हमें अपने रिसर्च को अच्छे से डिफाइन करना चाहिए, ताकि उसमें हमें क्या करना है, किस चीज के बारे में अध्ययन करना है, किन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो इसलिए जो डेफिनेशन है ये एक्यूरेट होनी चाहिए। फिर है डिफेक्टिव क्वेश्चनायर। जो क्वेश्चनायर हम बना रहे हैं अगर वो डिफेक्टिव है, मानिए कि हम किसी प्राथमिक विद्यालय में या माध्यमिक विद्यालय में जाते हैं और इंटेलिजेंस से रिलेटेड हमें अपना कोई रिसर्च करना है, लेकिन जो हम क्वेश्चनायर वहां पे भेज रहे हैं डाटा कलेक्शन के लिए उसमें हमने बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चंस को पुटअप कर रखा है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो क्वेश्चनायर है, जो हमने प्रश्नावली तैयार करके भेजी है, उसी में डिफेक्ट है। उसमें हमने सही से क्वेश्चन अरेंज ही नहीं किए हैं, हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं अरेंज किए हैं। तो इस तरह से भी जो डाटा हम कलेक्ट करके लाएंगे वो उसमें गलतियां होंगी, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, जो हमारा उद्देश्य होगा हमारे रिसर्च का, वो उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी।
फिर है डिफेक्टिव मेजरमेंट टूल्स, जैसे कि किसी भी रिसर्च में जब हम किन्हीं वेरिएबल्स को लेकर कोई रिसर्च करते हैं तो उनको मापने के लिए, उनका मेजरमेंट करने के लिए हमें टूल्स की आवश्यकता होती है। तो हमें जो टूल्स होते हैं वो भी स्टैंडर्ड टूल्स ही सिलेक्ट करने चाहिए। ये नहीं कि मतलब हमने देखा और कई कई प्रकार के टूल्स हैं, हमने कोई भी टूल सिलेक्ट कर लिया, तो इससे क्या होगा कि इससे भी हमारे जो डाटा कलेक्शन हुआ है और जो हम उस टूल्स के थ्रू अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे तो वो गलत होगा। इसलिए हमें हमेशा मेजरमेंट करने के लिए जो स्टैंडर्ड टूल्स का ही प्रयोग करना चाहिए। फिर है रेस्पोंडेंस, जैसा कि इसमें हमने बताया था कि रिस्पॉन्स से रिलेटेड एरर्स होती हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक बायस। इसमें क्या होता है कि जब हम सैंपल के पास जा रहे हैं तो वो अपनी जैसे पक्षपातपूर्ण रवैया उसका हो जाता है। मानिए हमें अपने विद्यालय में, अपनी ही क्लास में अगर हम अपने टीचर्स से रिलेटेड कोई रिसर्च करते हैं और हमने उनसे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं जिसमें हमने उनके बिहेवियर से रिलेटेड कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को उसमें मतलब मेंशन किया है, तो कई बार ऐसा होगा कि, और वो क्वेश्चनायर जो है अगर हम अपने क्लासमेट्स पे ही अलाउ करें तो वो कई कई लोग ऐसे होंगे या कि मतलब वो बायस में आ जाएंगे, वो अपनी जो उनकी फेवरेट मैम होंगी उनके लिए बायसनेस दिखाएंगे और उनके बारे में खूब अच्छा अच्छा मतलब जो भी डाटा देंगे वो बहुत अच्छा अच्छा देंगे, उसमें सारे पॉजिटिव पॉइंट्स पे एग्री करेंगे और जितने निगेटिव पॉइंट्स उस क्वेश्चनर में होंगे तो उसको डिसएग्री करेंगे। तो इस तरह जो बायसनेस होती है, जो रेस्पोंडेंट की जो बायसनेस होती है वो भी इफेक्ट करती है हमारे एनालिसिस। नॉन रिस्पॉन्स, ओवरकमिंग अंडर ओवर रिपोर्टिंग और नॉन रिस्पॉन्स, इसमें भी आगे हम पढ़ चुके हैं कि मतलब अप्रतिक्रिया दिखाएं या गैर प्रतिक्रिया दिखाएं। हमने कुछ तो पढ़ के समझ के हमने कुछ क्वेश्चनर्स पे टिक किया, या मानिए क्वेश्चनर्स ही नहीं, अगर हम कहीं किसी का इंटरव्यू ही लेते हैं, जैसे मानिए इंटरव्यू भी एक मेथड है डाटा कलेक्शन का, तो अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसमें भी नॉन रिस्पॉन्स वो दे रहा है। जैसे मानिए हमने उसके लिए कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं तो हम अगर उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब नहीं देता है, तो इस तरह से नॉन मतलब उस क्वेश्चन के प्रति रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है तो भी हमारे जो डाटा है वो सही से कलेक्ट हम नहीं कर पाएंगे। फिर है इन्यूमरेटर प्रोसेसर। अब इन्यूमरेटर यानी जो रिसर्चर जिन लोगों को डाटा कलेक्शन के लिए फील्ड में भेजता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिसर्चर जो है वो जब पॉपुलेशन बड़ी होती है तो अकेला ही सब जगह जाके सैंपल से डाटा कलेक्ट नहीं कर पाता है, तो इसके लिए वो कुछ लोगों को अपॉइंट करता है, कुछ इन्यूमरेटर्स को रखता है, तो उनके थ्रू भी गलतियां हो जाती हैं। जैसे कई बार क्या होता है, लैक ऑफ ट्रेनिंग, उन्हें ट्रेनिंग की कमी है, यानी क्वेश्चनायर तो दे के रिसर्चर ने भेज दिया लेकिन क्या हुआ कि उन्हें ट्रेनिंग ही नहीं है, वो सही से अपना क्वेश्चन जो है वो हमारे सैंपल को समझा ही नहीं पा रहे हैं, वो समझाना कुछ चाह रहे हैं और जो हमारा सैंपल है या जिससे वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हमारा सैंपल कुछ समझ रहा है, तो इस तरह जो है ये भी हमें गलत इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड होगी। इसलिए जो इन्यूमरेटर होता है उसकी भी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर है पुअर कोडिंग एंड एडिटिंग, यानी जो इन्यूमरेटर है वो सही से एडिट नहीं कर रहा है चीजों को, जैसे वो डाटा कलेक्ट कर रहा है उसको एज इट इज नहीं लिख रहा है, उससे लिखने में कहीं मिस्टेक्स हो जा रही हैं, तो भी नॉन सैम्पलिंग एरर्स उत्पन्न हो जाती हैं। मिस्टेक्स इन डाटा एंट्री, ये भी वही चीज है कि जब डाटा की एंट्री करेगा वो तो उसमें वो मिस्टेक्स कर देता है। प्रोग्रामिंग एरर्स, इसमें वो क्वेश्चन को समझाने में जो गलतियां करता है या जो क्वेश्चनर को अरेंज करने में जो गलतियां करता है वो इसमें आ जाती हैं। फिर अब इन ये सारी जो गलतियां हो रही हैं जिनकी वजह से नॉन सैम्पलिंग एरर्स उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें कम करने के क्या उपाय हैं, यानी किस तरह से हम इन गलतियों को कम कर सकते हैं, तो उनके कुछ उपाय यहाँ पर हैं। पूरी तरह से अपने सर्वेक्षण माध्यमों का अनुमान लगाएं, यानी सबसे पहले तो हमें जो हम अपना मीडियम चुन रहे हैं अपना डाटा कलेक्शन के लिए वो हमें पता होना चाहिए कि मानिए
हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें डाटा कलेक्शन के लिए हमारा सबसे अच्छा मीडियम क्या होगा, मतलब हम सर्वे मेथड का यूज करें कि क्वेश्चनायर मेथड का यूज करें कि इंटरव्यू ले या सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके डाटा को कलेक्ट करें। तो इस तरह हमें जब हम अपनी रिसर्च को डिफाइन करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पहले ही से देख लेना होगा कि हमें डाटा कलेक्शन के लिए कौन सा मीडियम चुनना पड़ेगा या कौन से टूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। फिर है शॉर्ट डेटा कलेक्शन पीरियड से बचें। कई बार क्या होता है कि शॉर्ट डेटा कलेक्शन पीरियड, हम जैसे डाटा कलेक्शन के लिए जाते हैं तो किसी के पास तो बार बार जा रहे हैं, या मानिए हम फोन पे अगर हमने किसी को क्वेश्चन आयर बांट दिया है कुछ लोगों को, तो हम उसे बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं कि आपने वो भरा कि नहीं भरा, और बार बार उसके घर जा रहे हैं या बार बार उससे जा रहे हैं पूछने के लिए कि आपने मतलब मैंने जो क्वेश्चन आयर भेजा था वो आपने भरा कि नहीं, या आपके पास टाइम है कि नहीं हमें इंटरव्यू देने के लिए। तो इस तरह क्या होता है, जो सैंपल होता है वो इरिटेट हो जाता है और अपनी इसी इरिटेशन में वो हमें सही डेटा नहीं प्रोवाइड करता है, और गलत इंफॉर्मेशन या जल्दबाजी में या हमें हटाने के लिए हमें सिर्फ ऐसे ही ऊपरी तौर पर जो डेटा होता है वो प्रोवाइड करा देता है। संभावित उत्तर के लिए अनुस्मारक भेजें। तो इसलिए संभावित उत्तर के लिए अनुस्मारक भेजें, इसलिए क्या होता है कि हमें बार बार अपने मतलब सैंपल के पास जाने से अच्छा है कि हम उसे जैसे एक रिमाइंडर डाल दें उसके फोन पर, हम उसे फोन करके बार बार ना बोलें कि आपने क्वेश्चनर फिल किया कि नहीं किया है, उसके लिए हम एक छोटा सा रिमाइंडर डाल दें या फिर उसे ईमेल कर दें कि मतलब आई एम वेटिंग फॉर योर मतलब रिप्लाई या जो भी, या प्लीज फिल द क्वेश्चन आयर क्विकली या कुछ भी, मतलब इस तरह से करके कोई ईमेल भी भेज सकते हैं जिससे मतलब उन्हें रिमाइंड होता रहे कि हाँ हमें ये करना है। फिर है गोपनीयता सुनिश्चित करें। अब इसके लिए मानिए इसके लिए सबसे पहले ये है कि जब भी हम किसी से डाटा कलेक्ट करते हैं चाहे वो किसी भी मीडियम से लें, तो हमें सबसे पहले अपने सैंपल को ये बता देना चाहिए या उसे पूरी तरह से विश्वास में ले लेना चाहिए कि उसके द्वारा जो भी दी गई सूचनाएं हैं उसे हम पूरी तरह से गोपनीय रखेंगे, उसे कहीं से भी मतलब लीक नहीं होने देंगे। तो इस तरह जो उसकी रियल मतलब रियल जो उसकी बिहेवियर होगा या जो उसकी रियल रिस्पॉन्स होंगे वो हमें मिल पाएंगे अगर हम उनका विश्वास जीत लेते हैं। तो प्रोत्साहन का उपयोग करें। इसमें क्या है कि कई हमें जैसे जब हम सैंपल ले रहे हैं तो कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको देख के उनके सैंपल का जो है वो मनोभाव बदलने लगते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ उनके वास्तविक जीवन से या कुछ उनके मतलब पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हमारे क्वेश्चनायर में हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मतलब उन्हें पुरानी उनकी कोई दुखद घटना को याद दिला रहे हैं। तो इसलिए जो है वो अगर वो दुखी हो रहा है या उसके जो संवेग हैं वो उसकी भावनाएं जो हैं वो हावी हो रही हैं, तो उसके लिए हमें हमेशा उसे अप्रिशिएट करते रहना चाहिए, उसे हमेशा प्रोत्साहित, आप मुझसे कह सकते हैं, या मतलब इस तरह की कुछ बातें करके उसको प्रोत्साहन देना चाहिए और उसको हर तरह से मतलब अप्रिशिएट करते रहना चाहिए ताकि जो डाटा हम कलेक्ट करना चाहते हैं वो हमें रियल डाटा प्रोवाइड हो सके। और इसी के साथ ये टॉपिक जो था इसका मैं समापन कर रही हूँ। ये संदर्भ सूची है। थैंक यू क्लास। समिता, आपने बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पष्ट रूप से आज हम लोग को सैम्पलिंग एरर्स क्या होती हैं और उनको कैसे हम कम कर सकते हैं समझाने की कोशिश की है। बस बेटा मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगी, सैंपल फ्रेम एरर आपने क्या बताया, उसको एक बार फिर से थोड़ा समझाओ। सैंपल फ्रेम एरर में कि हम जो सैंपल है उसको सही से फ्रेम करें, उसके आकार को सही से फ्रेम करें, या जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जिस पॉपुलेशन से हम लेना चाहते हैं उससे है कि रिलेट कर रही हैं कि नहीं, मतलब हर तरह से हमारा सैंपल जो है वो हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग ही हमें फ्रेम करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन है मेरा, आज प्रेजेंटेशन है आपका तो आपसे जैसे बच्चे क्वेश्चन पूछते वैसे मैं पूछ रही हूँ
सैंपल फ्रेम क्या होता है, इसका आइडिया है? मैम सैंपल को फ्रेम करना, सैंपल को सही से आकार देना, मतलब मेरी समझ से तो यही है। अच्छा, थोड़ा सा शायद कुछ आप कंफ्यूजन है। देखो बेटा, आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स से बोलो जान लो। देखो हम लोग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो हम क्या करें, हमेशा से कोई एग्जाम्पल अगर ले लें कि हम कानपुर नगर के 9th क्लास के स्टूडेंट्स को अपनी पॉपुलेशन मान रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन हो गई। ठीक, सैंपल फ्रेम क्या होता है, जो पॉपुलेशन है हमारी, यानी कानपुर सिटी के सभी स्कूल्स में जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो हमारे पास लिस्ट आ जाती है, लिस्ट, ठीक है, एक ऐसी लिस्ट जिसमें कानपुर नगर के सभी बच्चों के नाम, 9th क्लास के सभी बच्चों के नाम दर्ज हैं, वो ऑथेंटिक लिस्ट होती है, उसे बोलते हैं सैंपल फ्रेम। ठीक, फिर उसी लिस्ट से हम क्या करते हैं, अपना डेटा को ड्रॉ आउट करते हैं। तो जैसे कि मान लो आप उसको सैम्पलिंग फ्रेम को इस तरह से समझ सकते हो, जो हम लोग, या तो आपने शायद देखा भी होगा, फोन डायरेक्टरीज होती हैं। फोन डायरेक्टरीज में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के सभी लोगों की उसमें जो वहाँ पर फोन रिकॉर्ड्स होते हैं। यानी अगर हमें मान लो पूरे सभी हमारी पॉपुलेशन ये है कि मैं लखनऊ सिटी के सभी लोग, सभी जो जिनके वहाँ पर घर है उनके मोबाइल नंबर्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फटाक से आप अपना डायरेक्टरी उठा लेते हो, उसमें से उन नंबर्स को ढूंढ लेते हो। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, आपकी पॉपुलेशन की लिस्टिंग को सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। ठीक है, आकार देने का मतलब ये है कि हमारा पॉपुलेशन के सभी जो यूनिट्स है उनका ब्यौरा जो होता है वो होता है सैंपल फ्रेम। ठीक, अब सैंपल फ्रेम एरर जो आपने समझाया, सैंपल फ्रेम एरर क्या होती है कि जैसे मान लो जो आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी लिस्टिंग अगर प्रॉपर नहीं है और उसकी वजह से आपके सैम्पलिंग में या आपका जो डेटा आ रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे बोलते हैं हम सैंपल फ्रेम एरर। सविता, मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया होगा, आपको हल्की सी कंफ्यूजन होगी जो कि अब क्लियर हो गई होगी। ओके, यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है, वही मुझे लगा कि सैम्पलिंग का थोड़ा सा, हाँ, पूछ सकते हैं। अब आप लोग से बता दीजिए देखो मैम, एक बार बेटा, फिर से। ओके ओके, मैं बता रही, देखो हम क्या करते हैं, जब हम अपना रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं हम लोग ही, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक पॉपुलेशन को हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम हमारी जो फाइंडिंग्स आएंगी उसका जनरलाइजेशन हम किस पर करेंगे, तो वो आपकी पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन के सभी लोगों को जानना, यानी पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उन सभी की जब आपके पास लिस्ट होती है, लिस्ट यानी जिसमें सभी लोगों के नाम होंगे। जैसे मान लो आप लोग क्या कर रहे हो, कानपुर नगर के, मैंने बोला ना कानपुर नगर के 9th क्लास के स्टूडेंट्स आपकी पॉपुलेशन है, तो ये आपकी पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या होगी। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपके रिसर्च में पॉपुलेशन क्या है, तो आप बोलोगे सिंपली कि कानपुर सिटी के जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स है वो मेरी पॉपुलेशन है। और सैंपल फ्रेम क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है कि जो सारे बच्चे हैं 9th क्लास के कानपुर सिटी में, उन सभी बच्चों की एक प्रॉपर आपके पास जो लिस्ट होगी उसको बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक, ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। अब अगर ओके, अब किसी को भी अगर क्वेरी है तो वो पूछ सकता है मुझसे या समिता से, उसके जो भी सैम्पलिंग एरर्स। और आप लोगों ने एक बार कहा था थोड़ा सा कि आप लोग को समझने में दिक्कत हुई, मुझे लगता है प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था आज। हाँ अभिषेक बताओ। यस मैम, मेरा क्वेश्चन है, हमने बताया कि जो हम लोग सैंपल लेते हैं तो सैंपल बहुत अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब मान लीजिए हम कानपुर के जो विद्यालय है उनमें कक्षा 10 के बालकों का हमको अध्ययन करना है या सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है, तो मिनिमम सैंपल हम लोग कैसे जज करेंगे? अगर कोई सैंपल लेते हैं तो उसमें एरर आती हुई ना हो, मिनिमम एरर अच्छा कितना, मतलब कितना होना चाहिए सैंपल देखो में? बेटा, अभी आप लोग आगे भी स्टैटिस्टिक्स का भी शायद आपके अंदर क्वेश्चन नहीं है। पॉपुलेशन के आधार पे कितना सैंपल हम कलेक्ट करें इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सैंपल साइज को डिटरमिन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। आपको पॉपुलेशन नोन है तो आप उसकी संख्या लिख सकते हो उसमें। जैसे हम लोग करते हैं ना मैथ्स, एक मैथमेटिक्स है, एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी जो पॉपुलेशन हमें नोन होती है उसके हिसाब से उस पॉपुलेशन में अगर हम उस फॉर्मूले में डालेंगे तो एक अपनी पॉपुलेशन के आधार पर हमारा डेटा कितना होना चाहिए वो आपको वहां से पता चल जाएगा। ठीक है अभिषेक? फॉर्मूला
सैंपल लेते हैं तो फार्मूला भी उसमें यूज करते हैं, जैसे कितने हम लोग सैंपल कलेक्ट हाँ किया है, या जैसे आप रिसर्च कर रहे हो, जैसे मान लो अभी कानपुर सिटी वाला हम लोग ले रहे हैं, जैसे कानपुर सिटी में 9th क्लास के स्टूडेंट कितने हैं, तो आपको DIOS से क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है, जो आपके स्कूल से होते हैं वहाँ पर पूरा रिकॉर्डिंग होती है कि इतने इतने बच्चों का नामांकन हुआ है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी पॉपुलेशन की संख्या आ जाएगी, जैसे मान लो 60,000, 70,000, 80,000 बच्चे आपके 9th क्लास में, या शायद ज्यादा हो रहेंगे या जो भी है, तो ये आपके पास संख्या आ गई। फॉर्मूला अभी मैं आपको बता दूंगी आगे, फॉर्मूले में अगर हम उसको पुट कर देते हैं तो हमें स्टडी के लिए कितना डेटा सफिशिएंट रहेगा तो उसके थ्रू पता चल जाता है। ठीक है अभिषेक? मैम ओके। हाँ संजय बताओ। तो हाँ मैम, मेरा को नहीं मैम ने अभी बताया, आवाज आ रही है? हाँ बेटा बताओ आप पूछो। तो मैंने कहा कि जो सैंपल एरर है उसको दूर करने के लिए मैंने बताया कि प्रतिदर्श का आकार बढ़ा दिया जाए। हाँ तो मैम अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारा है तब तो प्रतिदर्श का आकार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके बिहार पे अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटल इस बात का करते हैं कि जितना कम होगा, क्योंकि इस डिटर्मिनेशन काज एंड रिलेशनशिप के इफेक्ट देखते हैं। तो अगर ठीक है एक्सपेरिमेंटल में बेटा, देखो जैसे ये इन जनरल सैम्पलिंग एरर्स के बारे में डिफाइन किया गया है। अब आपको देखना है कि आप किस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस है, जो क्वालिटेटिव रिसर्चेस है, उसमें ये एक कह सकते हो आप लोग की लिमिटेशन होती है कि हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का सैंपल साइज होता है वो छोटा होता है, ठीक है। इसीलिए तो होता है ना कि आपका जो ये है क्वालिटेटिव रिसर्चेस का जो जनरलाइजेशन का पावर होता है वो इसीलिए तो कम होता है, क्योंकि जो आपका सैंपल साइज होता है वो इतना स्मॉल होता है कि हम उससे क्या कर सकते हैं, किसी बड़ी पॉपुलेशन पर लागू करना इतना आसान नहीं होता है जितना कि हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं। वही सारी चीजें एसोसिएटेड है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ में। तभी हम कोशिश करते हैं ना, तभी तो वहाँ पर कंट्रोल की इतनी ज्यादा बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमने जैसे हम लोग वहाँ पर कैसे रिप्रेजेंटेटिव, कैसे जो आपके पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिवनेस है उसको कैसे लाने की कोशिश करते हैं, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करके। तो हर रिसर्च में किस तरह से करना चाहिए, तो हर सब कहते हैं ना, सब पे जनरल रूल लागू नहीं हो सकता, तो इस केस में ये बड़ी बात है। संजय आपकी क्वेरी कुछ शांत हुई? यस मैम। ओके हाँ अभिषेक बताओ। क्वेश्चन और है, एक मैंने पॉइंट इंक्लूड किया है, प्रतिचयन त्रुटियों को कम करने के उपाय, वे टू एरर। तो इसमें एक पॉइंट है थर्ड वाला, अपनी जनसंख्या को जाने। अब मान लीजिए कि अभी यहाँ कानपुर में थोड़ा बहुत नॉलेज है कि हमको कहाँ सैंपलिंग मतलब सैंपल कलेक्ट करना है। अगर हम किसी शहर में करते हैं, मतलब किसी स्कूल में या फिर किसी जनसंख्या में सैंपल लेते हैं, तो इस बड़ी जनसंख्या को हम लोग किस तरह से जान सकते हैं? तो बेटा इसके लिए जैसे इसको इस तरह से पढ़ लो, एक देखो पॉपुलेशन को कैसे जाने, तो जैसे मान लो इसके लिए तो रिसर्चर को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ना। रिसर्च हम लोग कैसे साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। तो आपको अगर पॉपुलेशन को जानना नहीं तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, डिटेलिंग करनी पड़ेगी। जो उसके सोर्सेस उनको, जैसे हमें क्या कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल का हमें डेटा DIOS से मिल सकता है, सेकेंडरी स्कूल का DIOS से मिल सकता है, हायर एजुकेशन के लिए भी कोई एक संस्था होगी जो सबका रिकॉर्ड रखती होगी। तो वो रिसर्चर के ऊपर है उसको किस तरह से जाने, अपने गाइड के थ्रू किसी एक्सपीरियंस टीचर से हेल्प ले सकता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा कनेक्शन इस तरह से काम आता है, और आपकी खुद की कह सकते हो एबिलिटी उस चीज को जानने के प्रति आप जितना इच्छुक होगे तो हर चीज को हम जान जाएंगे। लेकिन जैसे मान लो अभी एक कोई एरर इसमें आई थी, अभी समिता ने इसको अच्छे से समझाया है, जिसमें आया पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर, ठीक। तो जैसे अगर मान लो हम जैसे हम क्या करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर, जैसे मान लो कानपुर में लोगों की ब्रेकफास्ट करने के मतलब लोग क्या ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीजें खाना पसंद करते हैं, ठीक। अब ये अगर किसी रिसर्चर का एक कोई वो है रिसर्च है जिसमें वो क्या करना चाहता है, कानपुर नगर के लोगों की जो क्या नाम है ब्रेकफास्ट की हैबिट्स उनको देखना चाहता है, या ब्रेकफास्ट में वो लोग क्या क्या लेते हैं उनको देखना चाहता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि पॉपुलेशन में किसको ले, जैसे
पूरे परिवार की हम हैबिट्स देखें या केवल बच्चों का देखें कि बच्चों को क्या खाना पसंद है सुबह ब्रेकफास्ट में, या जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्या खाना पसंद है, या जो यंग पीपल है उनको क्या खाना पसंद है, या जो ओल्ड पीपल है उनको क्या खाना पसंद है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम वो जो हमारी पॉपुलेशन है उसको स्पेसिफाई करने में दिक्कत हो रही है। तो इसकी वजह से जो एरर्स आती है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर। और जो आपने पूछा है पॉपुलेशन को कैसे जाने, तो वो मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं उसके थ्रू हम जान सकते हैं। यस मैम। और किसी को कोई क्वेरी है? तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आप सभी को सैम्पलिंग एरर्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और किस प्रकार से हम सैम्पलिंग एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझने में मदद मिली होगी। आप लोग रिवाइज कर लेना, कुछ नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से हैंडल कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास, थैंक यू।